हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12 केमिस्ट्री से कुछ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे बच्चों, एक प्रश्न जो व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। चांदी घनीय संवृत संकुलन मतलब सीसीपी जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। और दिया हुआ है Ag का जो परमाणु भार होता है बच्चों, सिल्वर का Ag का परमाणु भार दिया हुआ है। Ag का परमाणु भार 107.9 म्यू। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को देखेंगे कि चांदी घनीय संवृत संकुलन सीसीपी जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि एकक सेल के कोर की लंबाई। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे प्रश्न को तो सबका मान लिख लेंगे। देखें, सॉल्व के लिए क्या करेंगे। दिया हुआ है एकक सेल के कोर की लंबाई, इसका मतलब हो गया ए, बराबर दिया है 408.6 पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर ये बराबर होता है बच्चों कितने के। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर के। इसको हम पिकोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ए की वैल्यू जो हमको मिलेगी 408.6 और गुणे 10 के पावर -12 मीटर। ठीक है, कोर की लंबाई ज्ञात हो गई। अब हमको आगे क्या ज्ञात करना है इसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो परमाणु भार है Ag का परमाणु भार, मतलब AW या बराबर दिया हुआ है 107.9 म्यू। अगर इसको हम किलो जूल में बदलेंगे बच्चों तो होगा क्या, 107.9 गुणे 10 के पावर -9 किलो जूल प्रति मोल। दो मान हमको यहाँ मिल गए। एक तो कोर की लंबाई ज्ञात हो गई, मिल गई, और जो दिया हुआ प्रश्न के अनुसार, और Ag का परमाणु भार AW का मान दिया हुआ है, इसको किलो जूल प्रति मोल में बदल दिए। आगे देखेंगे कि सीसीपी में जो सीसीपी जालक है में परमाणु की संख्या, कहने का मतलब Z बराबर कितना होता है बच्चों, 4। सीसीपी जालक में जो परमाणु की संख्या है ये Z बराबर 4। तो अब हम करेंगे क्या, डेंसिटी हमको ज्ञात करना है। डेंसिटी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, डेंसिटी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब D बराबर एक फार्मूला मिलेगा हमको, जेफ लिखते हैं या जेड जिसको कहते हैं, गुणे A स्मॉल w मतलब परमाणु भार अपान A क्यूब जो कोर की लंबाई होती है, और इनटू Na क्या है, नंबर ऑफ एवोगाद्रो संख्या। तो Na की वैल्यू आपको पता है, A बराबर होती है क्या बच्चों, 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है,
तो इस फार्मूले में हम सबका मान रख देंगे तो डेंसिटी हमको ज्ञात हो जाएगी इज इक्वल टू जेड, मतलब जेड हो गया इज इक्वल टू 4। इसका जो परमाणु भार हमको ज्ञात हुआ है AW, यह है 107.9 गुणे 10 के पावर -9, ये हो गया अपान A के पावर 3 है। तो A का जो वैल्यू निकाले हम लोग आया यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 408.6 और गुणे 10 के पावर -12 और इसका पावर 3 लगा देंगे ऊपर। और नंबर ऑफ जो एवोगाद्रो संख्या है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है बच्चों, जब इसका मान रख करके कैलकुलेट करेंगे तो हमको डेंसिटी मालूम होगा। यहाँ आगे इधर लिखते हैं, देखें जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जब इस पूरे का कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो डेंसिटी हमको मिलेगी, डेंसिटी इज इक्वल टू 10.5 इंटू 10 के पावर 3, 10.5 इंटू 10 के पावर 3 किलो जूल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम ग्राम में बदलें तो इक्वल टू हो जाएगा 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, यह हमारे प्रश्न का उत्तर मिला। देखेंगे कि चांदी के घनत्व की जब गणना करेंगे, इस पूरे का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो डेंसिटी है 10.5 इंटू 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में मिलेगा। इसको जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो जो पावर है 10 के पावर 3 यह हट जाएगा और मिलेगा क्या 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। दिया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। तो इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले जो मान दिया गया है इसका मान हम लिख लें। तो हमको ज्ञात क्या करना है, परासरण दाब। P की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। R की वैल्यू दिया हुआ है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति मोल यह दिया हुआ है। W की वैल्यू भार दिया हुआ है 0.45 ग्राम। आयतन देखेंगे, V का भी मान मिल रहा है हमको 250 ml है, 250 ml है। इसमें 1000 से डिवाइड अगर हम कर देंगे, 0 से कट गया, इसका मतलब 0.25 लीटर यह वैल्यू मिल गया। अणुभार देखें, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का सूत्र यहां लिख रहे हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 गुणे 6 कर देंगे प्लस 12। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और प्लस 16 गुणे 6, तो 12 छक 72 हो गया, प्लस 12 प्लस 16 छक के 96, 6 2 8 2 10, 9 1 10, 1 11 और 7 18। कहने का मतलब जो M है ग्लूकोज का अणुभार M बराबर कितना मिल गया, 180 मिल गया। अब सूत्र हम यहाँ लगाएंगे परासरण दाब के लिए। देखें, सूत्र हमको मिला इस प्रश्न के माध्यम से, PV इज इक्वल टू nRT। या बच्चों, यह जो फार्मूला है PV बराबर nRT, क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है, परासरण दाब है, V क्या है, वॉल्यूम है, N क्या है, मोलों की संख्या है, R और T
देख रहे हैं आप। तो यहाँ जो यन होता है, यन इज इक्वल टू होता है W अपान यम, भार बटे अणुभार। तो यहाँ हम लिख देंगे पी V इज इक्वल टू यन के स्थान पर W अपान M इंटू R और P से। इसमें अगर हम सबका मान रख दें तो P की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो P और V का मान हमको मिल गया 0.25 इज इक्वल टू W का मान देखें 0.45 अपान M का मान ये हो गया 180 और गुणे R की वैल्यू है 0.0821 और इंटू T, जरा T को देखें 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो T की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें प्लस 273 जोड़ देंगे या केल्विन में बदल जाएगा, तो गुणे यहाँ कर देंगे 273। ठीक है बच्चों। अगर इसका इस पूरे का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इस पूरे का जो कैलकुलेशन करने पर हमको मिलेगा P की वैल्यू T इज इक्वल टू 0.224133 बार। ठीक है बच्चों, यह आंसर हमको प्राप्त होगा। यह हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं जिससे आप इसका कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर सकें। कैलकुलेशन करने में अगर कोई समस्या होगी बच्चों तो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएंगे, जिससे हम आपको अलग से कैलकुलेट करके पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमें उम्मीद है कि आप क्लास 12 के बच्चे हैं, तो इसलिए आप इतना बड़ा कैलकुलेशन आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों हम, एक निम्न अभिक्रिया वाले सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। रिएक्शन मिला यहाँ पर, Zn सॉलिड स्टेट में है, प्लस 2Ag एक्वा है, मतलब लिक्विड स्टेट में है। Zn के ऊपर आगे 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक्वा है, प्लस 2Ag सॉलिड स्टेट में है। यहाँ दिया हुआ है कुछ मान, E0 Zn के ऊपर 2 प्लस का निशान दिया है आवेश के रूप में अपान Zn, इसकी वैल्यू दिया है -0.76 वोल्ट, तथा E0 Ag प्लस अपान Ag की वैल्यू दी हुई है 0.80 वोल्ट। तो इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले एक फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या है जरा देखें, छोटा क्वेश्चन है ये। जो E0 cell is equal to E0 oxidation plus E0 reduction। यह फार्मूला हम देखेंगे, E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है E0 Zn 2 प्लस है ऊपर अपान Zn, इसकी वैल्यू दी हुई है -0.76 वोल्ट। अगर देखें इस Zn को ऊपर ले आए और पॉजिटिव वाले Zn को नीचे ले आए तो होगा क्या, E0 Zn अपान Zn 2 प्लस इज इक्वल टू, जो माइनस का साइन है बच्चों एक प्लस में बदल जाएगा, मतलब आ जाएगा 0.76 वोल्ट। और दूसरा वैल्यू जो दिया हुआ है E0 Ag अपान Ag प्लस अपान Ag, इसकी वैल्यू दिया हुआ बच्चों कितना 0.80 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन की क्रिया कर रहा है, कौन सा रिडक्शन की क्रिया कर रहा है, मतलब कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है किसमें और किसमें अपचयन की क्रिया हो रही है। तो देखेंगे Zn जो सॉलिड स्टेट में है, या क्या करता है, Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज लाता है। इसका मतलब क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है।
और दूसरा वाला जो है 2Ag, ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, या जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है और सॉलिड स्टेट में बदल जा रहा है 2Ag। ठीक है बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें रिडक्शन हो रहा है। तब इस वैल्यू में सीधे अगर हम रखना चाहें तब भी इस वैल्यू को अगर रख दिया जाए तो इसका जो वैल्यू है हमको टोटल वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो ई सेल E0 सेल इज इक्वल टू हो जाएगा E0 Zn अपान Zn के पावर 2 प्लस E0 Ag प्लस अपान Ag। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आप देखेंगे E0 सेल इज इक्वल टू 0.76 और प्लस 0.80, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो E0 सेल की जो वैल्यू टोटल मिलेगी हमको 1.56 वोल्ट। यह आंसर हमको प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों के। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन मिला है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, इसका वेग स्थिरांक के है, मतलब अभिकारक ए के पावर हाफ और बी के पावर हाफ है। जो दोनों अभिकारी पदार्थ हैं दोनों का पावर हाफ है। तो इस अभिक्रिया की कोटि याद कीजिए। अभिक्रिया की कोटि हम किसे कहेंगे, इसको हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि अभिकारक की दत्त समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट कहलाती है। तो अभिक्रिया की कोट अगर हमको निकालना हो यहाँ पर तो इसके लिए लिखेंगे बच्चों की अभिक्रिया का जो वेग है, यहाँ देखें सॉल्व करने के लिए अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर के ए के पावर हाफ और बी के पावर हाफ, दोनों दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी समग्र कोटि निकालेंगे, समग्र कोटि निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों सांता पदों की घातों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यह बराबर हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो अभिक्रिया है क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें हम देखेंगे अगर ए और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट निकालना हो तब क्या करेंगे, तो इसके लिए भी यहां बता देते हैं आपको कि ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगी 1/2 और इसी प्रकार बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ये भी बराबर हो जाएगी 1/2। ठीक है बच्चों, देखेंगे बच्चों एक अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% दिया हुआ W/N के रूप में, इसका घनत्व दिया हुआ 1.84 ग्राम प्रति ml है। तो इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। प्रश्न को जरा ध्यान से देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना जिसका दिया हुआ भार प्रतिशतता के रूप में 94% है, तो और इसका घनत्व जो है 1.84 ग्राम प्रति ml है। तो इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। मोललता किसे कहेंगे बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो जरा देखें प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम।
शॉर्ट फॉर्मेट W अपान V। W अपान V इसका मतलब होता है W फॉर वेट और V का मतलब है वॉल्यूम से। W क्या है, भार है, और V क्या है, आयतन है। आप जान सकते हैं इसको। तो 94% दिया हुआ है, 94% दिया है W अपान V, W अपान V। ठीक है बच्चों, 94% W अपान V दिया है। इसका मतलब क्या कि 100 ml में जो H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका जो भार है बच्चों कितना हो जाएगा, W बराबर 94 ग्राम। एक चीज तो यहाँ मिल गया हम लोगों को, W बराबर क्या मिल गया, 94 ग्राम। मोललता का सूत्र क्या होता है, जरा इसके बारे में पहले हम लिख लें। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार किसमें आएगा, किलोग्राम में। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए, विलेय के मोलों की संख्या यह बराबर होती है बच्चों विलेय का भार, विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, तो अब मोललता बराबर क्या हो जाएगी, अब यहां देखेंगे कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर यह मान हम रख सकते हैं। तो विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और इसके बटे में हो जाएगा विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम, सॉरी विलायक का भार किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो विलेय का भार बटे अणुभार अगर देखें, विलेय का भार हमको मिला हुआ है कि विलेय का भार कितना है, तो 94 मिल गया है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं पहले से कि विलेय का भार बराबर मिल गया 94, और विलेय का अणुभार मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो H2SO4 का अगर अणुभार हम निकाल दें यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का 32 और प्लस 4 गुणे 16, तो 2 करने 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, 4 2 6 2 8 हो गया, 6 3 9। इसका अणुभार कितना ज्ञात हो गया, 98। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ एक चीज दिया हुआ घनत्व, जरा देखें घनत्व दिया हुआ है। तो घनत्व के लिए क्या करेंगे बच्चों, घनत्व दिया हुआ बराबर 1.84 ग्राम प्रति ml। तो घनत्व बराबर होता क्या है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर विलयन का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना हो, विलयन का जो द्रव्यमान है इसको अगर हमको ज्ञात करना हो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व और गुणे आयतन। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले पर ध्यान देंगे। तो घनत्व हमको कितना मिला, 1.84, और आयतन कितना मिला, 100 ml। यहाँ देख रहे थे 1.84 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 1.84 ग्राम। यह चीज मिल गया। अब सबसे पहले जब हम विलयन बनाते हैं, इसमें दो
पदार्थ मिलते हैं। विलयन बनाने के लिए हमको देखें, आगे देखते हैं यहाँ पर बच्चों, विलयन बनाने के लिए एक तो जरूरी है विलेय पदार्थ और दूसरा क्या जरूरी है, विलायक पदार्थ। एक जरूरी है विलेय पदार्थ और दूसरा जरूरी है विलायक पदार्थ। तो विलयन के लिए तो हम विलयन का द्रव्यमान हमको मिल गया कितना, 184 ग्राम, बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको पहले मिल गया है 94, और प्लस विलायक का हमको ज्ञात करना है। तो विलायक का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो विलायक का भार ये बराबर हो जाएगा 184 माइनस 94, तो बराबर बच्चों कितना मिल जाएगा 90 ग्राम। 4 में से 4 घटाएंगे 0 और 18 में से 9 गए तो 9, 90 ग्राम हो गया। अब क्या करेंगे, इस सूत्र में हम रख देंगे मोललता के सूत्र में। तो अब मोललता बराबर हो जाएगा, देखें यह 90 ग्राम आया है और हमको भार ज्ञात कर किस में करना है, किलोग्राम में। तो अगर इसमें हम 1000 से डिवाइड कर दें तो यह किलोग्राम में आ जाएगा 0.09 किलोग्राम। ठीक है, तो अब मोललता बराबर ज्ञात करेंगे। तो विलेय का भार हमको मिल गया 94 और बटे हो गया इसका अणु भार 98 और इसका बटे हो गया 0.09। हल कैसे करेंगे बच्चों, इसके नीचे भी बटे 1 कर देंगे। तो अब हमको मिलेगा क्या, 94/98 मल्टीप्लाई बाई 1 ऊपर हो जाएगा और 0.09 नीचे हो जाएगा। दोनों का गुणा कर दें तो 94 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 ही आएगा और 98 में 0.09 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 8.82। ठीक है बच्चों, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देते हैं तो 94 ऊपर डबल 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 882। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको क्या, 10.657। यह हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, यह हमको आंसर मिलेगा सॉल्व करने पर। मतलब 94,000 में 9400 में 882 से डिवाइड करने पर 10.657 आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, 17.1 ग्राम सुक्रोज मतलब चीनी जिसका भार दिया हुआ है पहले से 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.43 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, मतलब पाया गया। तो जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। देखें कैसे हल किया जाए इसको। सबसे पहले करेंगे क्या कि जो मोलर हिमांक में अवनमन दिया हुआ है, जो मान मिल रहा है हमको हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा TF इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.93 डिग्री सेल्सियस। और ज्ञात हमको क्या करना है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक मतलब KF की वैल्यू हमको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। इसके लिए जो हिमांक में अवनमन होता है इसके लिए एक सूत्र है, हिमांक में अवनमन
हिमांक में अनुमान डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आई क्या है? 1/2। आई क्या बच्चों? 1/2 है। अगर आई की वैल्यू बराबर 1 हो तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यह फार्मूला हमको मिल जाएगा। यम है क्या? यम है क्या? मोललता है। यम बराबर क्या है? मोललता। ठीक है बच्चों, तो मोललता का सूत्र आपको पिछले क्वेश्चन में भी अभी हमने आपको बताया कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार। अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो ठीक है, और अगर यहाँ ग्राम में लिखते हैं तो 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मोललता मतलब यम इज इक्वल टू हो गया, देखेंगे विलेय का भार मतलब विलेय के मोलों की संख्या बना, और विलेय का भार बटे अणु भार होता है। इसके पहले आपने आपको बताया था, मतलब एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, डब्ल्यू क्या? भार है, बटे अणु भार। विलेय का भार मतलब सुक्रोज विलेय पदार्थ, इसका भार कितना दिया हुआ? 17.1 दिया है, और इसका अणु भार कितना दिया हुआ है? 342 दिया हुआ है। और अपान क्या करेंगे? कितने में घोला गया? 100 ग्राम में, बटे 100, और कुल का गुणे कर देंगे 1000। 2 जीरो तो यहाँ से आसानी पूर्वक गायब हो गया, और हमको मिला क्या? यम बराबर मिला 17.1 बटे 342 गुणे 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 171 बटे 342। बच्चों डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 यम। ठीक है, अब यम की भी वैल्यू मिल गई और टी एफ की वैल्यू है, तो के एफ की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र में रख देंगे कि सूत्र से देखें टी एफ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। टी एफ का मान हमको मिल गया 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 इज इक्वल टू के एफ गुणे एम की वैल्यू कितना हो गई बच्चों? 0.5। तो के एफ को बाहर लाएंगे, बराबर हो जाएगा 0.93 अपॉन 0.5। डिवाइड कर देंगे तो के एफ की वैल्यू ज्ञात होगी 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ठीक है बच्चों, यह हमको आंसर मिल जाएगा। यह आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को देखेंगे, इसको नोट भी करते चलेंगे साथ में। एक प्रश्न और देखेंगे बच्चों, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो एथेनोइक अम्ल की सांद्रता ज्ञात करनी है मोल अंश में, द्रव्यमान प्रतिशत में, और इसके मोललता की गणना करनी है। तो देखें, दो हैं, एक एथेनोइक अम्ल है और एक बेंजीन है। एथेनोइक अम्ल मतलब एस्टिक अम्ल CH3COOH। ठीक है बच्चों, अगर इसका हम अणुभार ज्ञात करेंगे तो 60 ग्राम आएगा, और दूसरा जो बेंजीन है C6H6, इसका अणुभार ज्ञात करेंगे तो आएगा 78 ग्राम। चेक कर लेते हैं। जैसे कार्बन कितना है? 12 परमाणु भार, प्लस हाइड्रोजन 3 अन्य 3 हो गया, प्लस कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन है 16 16 32 प्लस 1। तो जोड़ दें, 2 3 5 2 7 2 9 और 1
10 के 0 हाथ से ले आया 1, 3 1 4, 4 1 5 और 1 6, 60 ग्राम आ गया। इसी प्रकार बेंजीन का देखेंगे तो 12 गुणे 6 और प्लस 6 गुणे 1, 12 छक 72 प्लस 6 बराबर आ गया 78। क्लियर। अब देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, मोल अंश ज्ञात करना है। तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए पहले मोल अंश, अब देखें होगा क्या, मोल अंश में सबसे पहले जो पदार्थ है उसका भार कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम दिया हुआ है, और बटे इसका अणुभार कितना है, 60 है। तो इसका अगर डिवाइड हम कर देंगे तो मिल जाएगा 0.0416 मोल। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार दूसरा बेंजीन का अगर निकालेंगे तो उसका दिया कितना, 75 ग्राम बेंजीन है, तो आ जाएगा 75, और भार कितना दिया हुआ है, 78। इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमको 0.961 मोल। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 0.0416 मोल और प्लस 0.961, दोनों को ऐड करने पर हमको जो मोल अंश प्राप्त होगा वह बराबर होगा 0.0416/1 कर देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, यही मिल जाएगी 0.0416। एक आंसर तो हमको यहाँ मिल गया। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या ज्ञात करना था, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कैसे करेंगे बच्चों, जरा देखेंगे इसको भी। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला लिखेंगे, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार बटे विलयन का भार, और दोनों का गुणे 100 कर देंगे। अब देखें विलेय का भार हमको मिला कितना है, 2.5 ग्राम, और बटे विलयन का भार कितना मिल गया, 77.5। देखेंगे बच्चों 77.5 और गुणे यहाँ 100 कर देंगे तो बराबर हमको मिल जाएगा 32.25%। एक क्वेश्चन ये मिल गया। एक और बचा हुआ है, मोललता की गणना करनी है। तो मोललता के लिए क्या करेंगे, वही विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलायक का भार, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञात किया गया है 0, मोललता बराबर कर देंगे तो 0.0416 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और बटे आ जाएगा 75। ठीक है बच्चों। इसका डिवाइड करने पर आएगा 0.554 मोल प्रति किलोग्राम।